Hello, Congrat family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की. सो यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बताया था एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे ही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं. सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस साइकिल. सो बिजनेस साइकिल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. बिजनेस साइकिल में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल, फेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. सो देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है. बिजनेस इकोनॉमिक्स के यहाँ पर हम सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली आप जो टॉपिक स्टार्टिंग से हैं उनसे स्टार्ट कीजिए. यहाँ पर आपका सारा ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है बिजनेस साइकिल. ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड हैव सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. बहुत सारी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, तो सारी कंट्रीज की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, ठीक है. एंड सबकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो यहाँ पर बोला है कि सारी ही इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड में वो कभी ना कभी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से सफर करती हैं. अलग अलग स्टेजेस पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जैसे जो भी कंट्रीज है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है. सो बहुत तरीके की कंट्रीज हैं एंड उनकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें बहुत सारे तरीके के फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं. सो क्या क्या स्टेजेस होती हैं उनकी, क्या क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं. एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें बिजनेस साइकिल एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें देन ये हमारी कौन सी इकोनॉमी में आएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा. द बिजनेस साइकिल इज एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशंस इन मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है हमारी एग्रीगेट जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि बिजनेस साइकिल जो है वो एसोसिएट होता है फ्लक्चुएशंस के साथ, ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट दीज फ्लक्चुएशंस एज साइकिल आर पीरियड अकर रेगुलरली. अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया है साइकिल. तो साइकिल का मतलब क्या है कि ऐसी फ्लक्चुएशंस नहीं है जो कंटिन्यूअसली चलती रहे. साइकिल का मतलब पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए. एक कहलाएगा ग्रोथ पीरियड है, एक कहलाएगा अंडर ग्रोथ पीरियड है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो होती हैं रेगुलरली होती हैं, ठीक है. साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर वेव लाइक मूवमेंट फाउंड इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ नेशन. किसी भी एक नेशन के लिए जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती है वो वेव कहलाती है, ठीक है. लाइक अ मूवमेंट फाउंड इन एग्रीगेट, जो भी हमारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें जो भी मूवमेंट हो रहा है तो वो हमारे साइक्लिक फ्लक्चुएशंस कहलाएंगे. फ्लक्चुएशंस का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है. फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है यहाँ पर, चेंजेस, ठीक है. वेरिएबिलिटी, ठीक. वेरिएबिलिटी या चेंजेस जो है बिजनेस इकोनॉमी में वो फ्लक्चुएशंस होते हैं. अब बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम. एक बिजनेस साइकिल जो होता है उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है यहाँ पर कि उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, रिकरिंग फेजेस होते हैं. रिकरिंग का मतलब कि एक फेस होता है जब वो स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है. फिर इसी तरीके से वो चलता रहता है. तो यहाँ पर बिजनेस साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम, ठीक है. तो मीनिंग समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन क्या होता है बिजनेस साइकिल का. देन हम देखते हैं बिजनेस साइकिल की कुछ डेफिनेशंस. अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स ने यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है. अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज. ट्रेड साइकिल के बारे में बताया गया है. तो ट्रेड साइकिल में यहाँ क्या बोला है कि एक अच्छा ट्रेड साइकिल कब कहलाएगा, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे, राइज होंगे एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज होगा, ठीक है. गुड ट्रेड साइकिल कब कहलाएगा, गुड कब कहलाएगा, जब प्राइस जो होंगे वो हाई होंगे. जब प्राइस हाई होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, बिजनेस फर्म को प्रॉफिट होगा. एंड अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो होगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो वो हमारा गुड ट्रेड कहलाएगा, ठीक है, गुड ट्रेड साइकिल. एंड बैड ट्रेड साइकिल कौन सा कहलाएगा, जिसमें प्राइस जो है वो फॉल होंगे, ठीक है,
बेड कौन सा कहलाएगा, जिसमें प्राइस फॉल होंगे एंड अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हाई होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हाई होगा। सो जिसमें प्राइस लो हो रहे हैं वो हमारा बैड ट्रेड साइकिल है, जिसमें प्राइस हाई हो रहे हैं वो हमारा गुड ट्रेड साइकिल है अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन। इन द वर्ड्स ऑफ हैबलर, हैबलर के वर्ड्स में हैबलर ने जो डेफिनेशन दी है वो आपको गिवन है, द बिजनेस साइकिल में बी डिफाइंड एज एन अल्टरेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड। इन्होंने क्या बोला कि जो भी एक पीरियड है डिप्रेशन का या प्रोस्पेरिटी का, किसी भी एक गुड या बैड ट्रेड को लेके उसके अल्टरेशन को डिफाइन करता है, उसको डिफाइन करता है बिजनेस साइकिल। ठीक है, कि चाहे गुड या बैड ट्रेड है, ठीक है, जो भी साइकिल है वो गुड हो या बैड हो, उसमें प्रोस्पेरिटी या डिप्रेशन पीरियड है, उस पीरियड को अल्टर करने को कहते हैं बिजनेस साइकिल। अकॉर्डिंग टू इस कंप्यूटर, यहां पर आपको तीसरी डेफिनेशन गिवन है, द बिजनेस साइकिल रिप्रेजेंट वेव लाइक फ्लक्चुएशंस एज गिवन इन प्रीवियस पेज। क्या बोला था, वेव लाइक फ्लक्चुएशंस है इन लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम। सो बिजनेस साइकिल, इन्होंने क्या बोला कि बिजनेस साइकिल रिप्रेजेंट करता है एक फ्लक्चुएशंस को, ठीक है, फ्लक्चुएशंस जो भी चेंजेस आ रहे हैं लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इक्विलिब्रियम से। ठीक है, इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कुछ चीजें जाके इक्वल होती हैं, वो हम देखेंगे। सो बिजनेस एक्टिविटीज में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी कुछ डेफिनेशंस। देन हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। डेफिनेशन और फीचर्स, आपको दोनों चीजें लगभग सेम है। अगर फीचर्स समझ आ गए डेफिनेशन याद हो जाएंगी, डेफिनेशन समझ आ गई तो फीचर्स याद हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल इज वेव लाइक मूवमेंट, बोला है अभी, वेव लाइक मूवमेंट है इन अ मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच शोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इन द इकोनॉमी। देखो क्या चीजें इसमें हमारी मैटर करती है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। जो क्या चीज शो करती है, अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड किसी भी एक इकोनॉमी में। ठीक है, एंड इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो इन चीजों की वजह से होते हैं। सेकंड है बिजनेस साइकिल आर रिकरेंट एंड हैव बीन अकरिंग पीरियडिकली। मतलब जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम के लिए हो, पहले ग्रो किया फिर एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इन सारी चीजों के बाद जाके वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, रिकरेंट है, या हम कह सकते हैं अकरिंग है, रीअकर होता रहता है। ठीक है, होता रहता है, मतलब एक पीरियड जो चला फिर उससे लेके वापस से वही चीज वहां पर चलती रहती है। दे डू नॉट शो सम रेगुलरिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के लिए जो चीज हुई वही टाइम पीरियड के लिए नेक्स्ट टाइम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं होती है बट अकरिंग होता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि मान लो एक प्रोडक्ट जो है उसकी बहुत ज्यादा सेल हुई 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब वो 3 मंथ्स जो थे जनवरी, फरवरी, मार्च थे। ठीक है, अब अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में 3 ही मंथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एंड वो जनवरी, फरवरी, मार्च हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, 3 से 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, बट वो होगा रिकरिंग। ठीक है, then they have some distinct phases such as prosperity, recession, depression and recovery। ये भी हम देखेंगे डिटेल में कि क्या इनका मीनिंग होता है। कुछ अलग अलग फेसेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग फेसेस मतलब यहाँ पर बोला है कि आपके फेसेस होगा प्रोस्पेरिटी का, रिसेशन का पीरियड होगा एक टाइम पीरियड, एक डिप्रेशन का पीरियड होगा और फिर से एक रिकवरी पीरियड आएगा जहां से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी सारी चीजें। देन नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल में वेरी फ्रॉम मिनिमम ऑफ 2 ईयर टू मैक्सिमम ऑफ 10 to 12 ईयर। अब देखो बिजनेस साइकिल का टाइम पीरियड जो है यहाँ पर वो कम से कम 2 साल हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल हो सकता है। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है बिजनेस साइकिल का, वो चेंज होता रहता है, वेरी करता है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल। तो इसमें से इनके बीच में से कोई सा भी साल, कितने भी साल में वहां पर बिजनेस साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी जो हमने चारों वर्ड्स देखे वही चारों वर्ड्स हम देखने वाले हैं कि क्या फेसेस होते हैं, क्या मतलब है इन फेसेस का। तो बिजनेस साइकिल हैव शोन डिस्टिंक्ट फेसेस, द स्टडी ऑफ व्हिच इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड देयर
फंडामेंटल कॉज जनरली अ बिजनेस साइकिल हैज 4 फेजेस। अभी हमने देखा 4 फेजेस होते हैं, बिजनेस साइकिल अलग अलग फेज शो करता है एंड इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर गिवन है कि वो चारों फेज क्या है। सो फर्स्ट वन इज प्रोस्पेरिटी। अब देखो प्रोस्पेरिटी पीरियड क्या है, प्रोस्पेरिटी पीरियड होता है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए बिजनेस, एक्सपेंशन हो, बूम पीरियड या फिर हम उसको कहते हैं अपस्विंग पीरियड, जब एकदम से जो बिजनेस फॉर्म होती है, उसका प्रोडक्ट होता है, वो एकदम से एक्सपैंड होता है, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड होती है, ठीक है, वो उसका कहलाएगा प्रोस्पेरिटी पीरियड। नेक्स्ट है रेसेशन। रेसेशन क्या होता है, अपर टर्निंग पॉइंट, थोड़ा सा जो टर्निंग पॉइंट जहां से होता है कि भाई अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड देन थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या, कंटिन्यूअसली वो डाउन स्विंग हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उसमें नीचे को आ रहा है, वो होता है डिप्रेशन पीरियड। देन फोर्थ है रिवाइवल और रिकवरी पीरियड। अब रिवाइवल और रिकवरी का मतलब नाम से समझ आ रहा है यहाँ पर लोअर टर्निंग पॉइंट की दोबारा से भाई फिर से उठ रहा है, ठीक है। पिक्चर आपको शो हो रही है यहाँ पर एंड इसमें आप देखोगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर ये हो गई हमारी वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे टाइम पीरियड गिवन है एंड वाई पे हमारी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे देन ये हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी मतलब स्टार्ट जहां से हो रहा है, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक जो हुआ, यहाँ तक हमारा प्रोस्पेरिटी हो गया, ठीक है, पीक पे पहुंच गया ये। अब पीक पे पहुंचने के बाद जब वहां से थोड़ा सा डाउन होगा, उस पीरियड को हम बोलते हैं रेसेशन पीरियड, ठीक है। एंड देन जब वो कंटिन्यूअसली डाउन होता जाएगा, बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन हो जाता है ना, वही वाला डिप्रेशन की बहुत डाउन स्विंग हो रहा है ना, बिल्कुल नीचे आ गए, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं हो रही है। उसके बाद जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, कहते हैं हर रात का एक सवेरा होता है, अंधेरे का मतलब रात के बाद जरूर सवेरा होता है, तो वो वाली यहाँ पर बोला है कि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन के बाद जब बिल्कुल नीचे आ गया, उसके बाद वहां से रिकवरी स्टार्ट होती है, फिर से दोबारा से वो फेज स्टार्ट होता है। एंड देन रिकवरी जब होगी तो दोबारा से जब पीक पे पहुंचेगा तो उसको हम प्रोस्पेरिटी पीरियड बोलेंगे। फिर दोबारा से जब रेसेशन होगा, डिप्रेशन होगा, उसके बाद फिर रिकवरी होगी, तो इसी तरीके से हमारा जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ये फेसेस होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल के। एंड ये जो आपको लाइन शो हो रही है, ये शो हो रही है ग्रोथ पार्ट की, मतलब जितना ज्यादा वो चलता जाएगा, अब अगर हम इसको ऐसे करके बनाए तो ये और ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये चारों फेसेस होते हैं, आई होप क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। द प्रोस्पेरिटी स्टार्ट एट ट्रफ एंड एंड एट द पीक। ट्रफ से स्टार्ट होती है और पीक पे जाके एंड हो जाती है। द रेसेशन स्टार्ट एट पीक एंड एट ट्रफ। रेसेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, पीक से, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। एंड एंड कहां पर होगा, ट्रफ पे जाके एंड हो जाएगा। वन कंप्लीट पीरियड ऑफ सच मूवमेंट इज कॉल्ड अ ट्रेड साइकिल। इसी एक पूरे पीरियड को, मतलब ये जो इतना हमारा है, ठीक है, इसको हम पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, एक ट्रेड साइकिल, यहां तक, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। इतना जो हो गया ये हमारा एक ट्रेड साइकिल हो गया, क्योंकि इसमें हमारे चारों फेसेस आ गए। पहला है प्रोस्पेरिटी, दूसरा है रेसेशन, तीसरा है डिप्रेशन, फिर से रिकवरी हो गई, ठीक है। तो इसको हम एक ट्रेड साइकिल बोलेंगे। अब ये कितने टाइम पीरियड में होता है वो डिपेंड करता है कि 2 साल में होगा, 4 साल में होगा, 6 साल में होगा, ठीक है, 10 से 12 साल तक हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कीन्सियन theory of income determination. The Keynesian model of income determination, he has assumed that price level in the economy remains unchanged. अभी देखो हमने कीन्जियन की जो डेफिनेशन थी वो भी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक बैड और एक गुड साइकिल को बताया था, ठीक है। गुड और बैड साइकिल में उन्होंने क्या चीजें हाईलाइट की थी कि प्राइस लिया था और अनएम्प्लॉयमेंट लिया था, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो गुड है, प्राइस अगर कम होगा तो वो बैड है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने मॉडल में, इनकम डिटर्मिनेशन के मॉडल में ये माना है कि प्राइस लेवल जो है वो अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है, अनचेंज रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। देयरफॉर इन द कीन्जियन थ्योरी व्हिच डील विद द शॉर्ट रन, द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पर कीन्जियन थ्योरी जो है वो शॉर्ट रन के लिए डील करती है, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए एक मतलब प्राइस का अनचेंज होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। प्राइस जो है वो कभी तो जाके चेंज होगा, तो ये जो है शॉर्ट रन के लिए बोला गया है यहाँ पर। एंड लेवल ऑफ इनकम जो है कंट्री की वो चेंज होगी जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। एग्रीगेट डिमांड या इक्विलिब्रियम लेवल एंड इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी।
An economy is said to be in equilibrium when the aggregate demand is equal to the aggregate supply during a given period of time. अभी हमने एक वर्ड देखा था पीछे, इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता, देन यहाँ पर आपको क्लियरली गिवन है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम का यहाँ पर क्या मतलब बोला है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? जहां पर डिमांड और हमारी सप्लाई जो भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द कम्युनिटी फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी में हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है, तो एग्रीगेट डिमांड को हम कहते हैं टोटल डिमांड, ठीक है। पूरी कम्युनिटी की या पूरे इकोनॉमी की जो है वो पूरी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स C and investment capital goods I, aggregate demand curve represent by AD। यहाँ पर आपको सिंबल्स गिवन है। अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है तो वो C से डिनोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है तो वो I से, एंड एग्रीगेट डिमांड है उसको AD से। तो यहाँ पर अगर हम एग्रीगेट डिमांड देखें तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों हमारे आ जाएंगे एग्रीगेट डिमांड में। Where C is consumption expenditure and I is investment expenditure। जितना भी वो कंजप्शन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहा है, एंड जितना भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहा है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कीन्सियन थ्योरी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? In short run, level of national income, employment in free market economy depend upon the equilibrium between aggregate demand and aggregate supply। देखो, कोई भी बिजनेस फर्म है एंड हाउस होल्ड सेक्टर है, दोनों सेक्टर हमारे क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है, डिमांड करता है, एंड बिजनेस सेक्टर जो होता है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंड सप्लाई करता है, ठीक है। सो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो होती है वो डिपेंड करती है फ्री मार्केट इकोनॉमी पे, ठीक है। अब देखो, नाउ वी शैल टर्न टू एक्सप्लेन एग्रीगेट सप्लाई फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। द एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक इन अ ईयर। देखो, एग्रीगेट सप्लाई, अभी मैंने बताया सप्लाई कौन करता है? बिजनेस सेक्टर, ठीक है। तो बिजनेस सेक्टर यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो क्या कहलाएगी? किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने में पूरे साल में जो भी मनी लगी है, जो भी पैसा लगा है, वो मनी वैल्यू हमारी कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। There are two important components of aggregate supply। दो important components आपको given है aggregate supply के। क्या है दोनों component? First one is the supply or output of final consumer goods and services in a year, and second one is the output of capital goods या फिर investment good। सप्लाई जो फाइनल कंज्यूमर को होगी, ठीक है, जो भी आउटपुट निकल के आया, जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है वो जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कंज्यूमर को देगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज है आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड या फिर दो टाइप के गुड है आपके यहाँ पर, एक है फाइनल कंज्यूमर गुड, एक है कैपिटल गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड वो होता है जो कोई भी कंज्यूमर खरीद के खुद से कंज्यूम करे, खुद से यूज करे, एंड कैपिटल गुड वो होता है जिसको आगे फर्दर यूज के लिए वहां पर खरीदा जाए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए। फर्नीचर की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर सोफा, ठीक है। फर्नीचर में जो हमारा पर्टिकुलर एक सोफा होता है, सोफा उन्होंने अपने घर के यूज के लिए खरीदा। अब यहाँ पर एक पर्सन है बी, उन्होंने सोफा खरीदा है अपने क्लोथिंग शोरूम के लिए, ठीक है। क्लोथिंग शोरूम है उनका, वहां के लिए उन्होंने अपना सोफा खरीदा है कस्टमर्स के बैठने के लिए। तो यहाँ पर ये सोफा जो है एसेट की तरह यूज होगा, कैपिटल गुड्स की तरह यूज होगा, एंड यहाँ पर ये होगा कंज्यूमर गुड्स की तरह। तो ए ने जो सोफा खरीदा वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, एंड बी ने जो खरीदा वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इक्वेशन शो हो रही है एन, के एंड टी। इसमें क्या आ जाएगा आपका एन यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विच इज वेरिएबल। लेबर जो है आपका वेरिएबल रहेगा क्योंकि कभी भी चेंज होती रहती है। एंड टी शो कर रहा है कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, के शो कर रहा है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो इससे आपका नेशनल आउटपुट निकल के आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा एग्रीगेट सप्लाई। देन देख लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अभी समझ में आया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारा तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखो, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई गिवन है और नेशनल इनकम गिवन है। तो देखो यहां से हमारा जा रहा है, ये आपको शो हो रहा है ये वाली लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। ठीक है, जेड जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर ये लाइन आपको शो हो रही है एग्रीगेट डिमांड कर्व की। ठीक है, दूसरी लाइन आपको शो हो रही है एग्रीगेट डिमांड, ये हो रही है इंडिविजुअल की डिमांड कर्व की। ठीक है, ये एग्रीगेट नहीं है, ये सिर्फ डिमांड कर्व है। CI जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको, ये जो पॉइंट बन रहा है जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका C जो है यहाँ पर तीनों चीजें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये पॉइंट कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया? देखो यहां से जो आपकी लाइन जा रही है ये वाली, ये हो गई एग्रीगेट सप्लाई एंड ये हो गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रही है वो आपकी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अभी हमने 2 सेक्टर का देखा था, अब देखेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है। द एग्रीगेट डिमांड इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अभी अगर आपने पीछे वाले प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी देन आपको पता होगा कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट सेक्टर था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड वन था हमारा बिजनेस सेक्टर, थर्ड था हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फोर्थ था फॉरेन सेक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, मॉडल आपने देखे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा 2 सेक्टर मॉडल, उसमें 2 सेक्टर आते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में ये तीनों सेक्टर आ जाएंगे एंड 4 सेक्टर मॉडल में चारों आ जाएंगे। तो 3 सेक्टर मॉडल की बात करें, इट मींस हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर किस तरीके से शो होगी आपकी, यहाँ पर आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट प्लस जी क्यों आया, क्योंकि जी यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का है। ठीक है, 2 सेक्टर में है तो ये दोनों चीजें आएंगी, 3 सेक्टर में है तो जी ऐड हो जाएगा यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ देखो हमारा आ जाएगा ये जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम पर किस तरीके से देखेंगे, ये हो गया हमारा सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, ये कर्व हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड ये हो गया हमारा डिमांड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा y है, ये y1 है, इनकम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आएगा हमारा E पॉइंट पे, तो ये हमारा इनकम आ रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम, एंड जहां पर ये इंक्रीज होगा तो ये वाला पॉइंट जो है एग्रीगेट इनकम वाला, एग्रीगेट डिमांड वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया 3 सेक्टर इकोनॉमी में कहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अभी मैंने सेक्टर बताया, चारों सेक्टर समझ आ गए होंगे कौन से होते हैं। अब इसमें हम वो चारों सेक्टर देखेंगे। द एग्रीगेट डिमांड और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी इन स्टेटेड। आप देखो ओपन इकोनॉमी में हमारे सारे आ जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से शो होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। एन जो आ गया यहाँ पर हमारा आ गया नेट एक्सपोर्ट का। नेशनल इनकम विल डिपेंड अपॉन द नेट अर्निंग फ्रॉम फॉरेन ट्रेड विच इज एक्सप्रेस्ड नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम शो करते हैं नेट एक्सपोर्ट के थ्रू, जिसको हम नेट अर्निंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेन ट्रेड से जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकल के आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका देख लेते हैं किस तरीके से आपका बनेगा एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम। इसका भी आपका सेम जाएगा इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का एंड एग्रीगेट डिमांड जो होगी, डिमांड में अब आपकी सारी चीजें आ गई यहाँ पर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपका हो जाएगा 4 सेक्टर इकोनॉमी का, यहाँ पर आके इंक्रीज हो रहा है। ये आपका हो गया, ये हो गया कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सेक्टर का। ठीक है, यहाँ पर जो इनकम थी, ठीक है, उससे इधर आएगी तो इंक्रीज हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा 4 सेक्टर इकोनॉमी का। तो तीनों सेक्टर का हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल था नेशनल इनकम का, यानी कि 2 सेक्टर कह सकते हैं इसको।
उसके बाद 3 सेक्टर एंड देन 4 सेक्टर। सो आज की वीडियो में हमने देखा बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन एंड इसकी डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल एंड फेसेस क्या क्या होते हैं, एंड देन कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एंड हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होंगे अलग अलग सेक्टर इकोनॉमी में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।